धीरेन्द्र हत्याकांड में कॉल डिटेल से पुलिस राजा कोलंदर तक पहुंची, जिसके बाद राजा कोलंदर के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस को दिए बयान में राजा कोलंदर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारने की बात कबूल कर चुका है। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम घाट से दूर कुछ लोग एक इंसानी सर को पकड़ के खड़े थे। उन्हें देखने वाले लोग हैरान थे। रिपोर्टर्स और पुलिस की भीड़ लगी हुई थी और इन भीड़ के बीच उस सर का अंतिम संस्कार किया जाता है। आखिर कौन थे वो लोग और किसका सर उनके पास था, और अगर सर उनके पास था तो बाकी बॉडी कहाँ थी? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। अगर आप सबको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है और सीरियल किलर्स के बारे में जानने की डिजायर रखते हैं तो आपने जेफरी डामर का नाम जरूर सुना होगा, जिसने 17 लोगों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को खा लिया था, जिस पे मैं भी स्टोरी बना चुका हूँ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा ही नरभक्षी आज से लगभग 23 साल पहले इंडिया में भी मिला था? ये कहानी उसी नरभक्षी की है, कहानी राजा कोलंदर की। प्रयागराज में धीरेन्द्र सिंह नाम के एक बहुत फेमस और निडर रिपोर्टर थे। वो एक लोकल हिंदी न्यूज़पेपर आज के लिए काम किया करते थे। उन्होंने कई भूमाफियाओं और बालू खनन माफियाओं के खिलाफ आर्टिकल लिखे थे, जिसके वजह से उनसे काफ़ी लोग दुश्मनी रखने लगे थे। 14 दिसंबर सन 2000 को धीरेन्द्र रिपोर्टिंग के काम से घर से निकले और रात हो गई और घर वापस नहीं आए। घर वालों ने उनके ऑफिस और रिलेटिव्स को कॉल किया, बट सब ने बोला कि वो यहाँ नहीं आए हैं, सुबह तक वेट कर लो, आ जाएंगे। ऑफिस वालों ने बताया कि वो ऑफिस के काम से गए होंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे। धीरेन्द्र का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। थक हार कर घर वालों ने वेट करना ही सही समझा। लेकिन जब 2 दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला तो घर वालों ने 16 दिसंबर को किडगंज पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। अब चूंकि वो पेशे से रिपोर्टर थे और उस एरिया में उनका काफ़ी नाम था, जिसके चलते पुलिस पर काफ़ी प्रेशर आया और पुलिस इसके जांच में जुट गई। अब पुलिस वाले उनका कॉल डिटेल निकालने लगे तो उनके फ़ोन से 14 से 16 दिसंबर के बीच 3 कॉल हुआ था, जिसमें एक नंबर लैंडलाइन का था, जिस पे रात में 1 बजे कॉल किया गया था। चूँकि वो ग्रामीण एरिया था जहां आमतौर पर लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, बट उन्हें रात के 1 बजे किसी को कॉल करने की क्या ज़रूरत पड़ी और दूसरे आदमी ने इतनी रात कॉल उठा भी लिया, ये बात पुलिस को खटक गई। अब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो वो नंबर उसी गांव के जिला पंचायत सदस्य फुल्लन देवी का निकलता है। पुलिस सारी बात जानने के लिए फुल्लन देवी के घर जाती है और धीरेन्द्र के बारे में पूछती है। फुल्लन देवी साफ साफ इनकार कर देती हैं कि उनकी धीरेन्द्र से बात नहीं हुई है। अब वापस लौटते टाइम पुलिस को रास्ते में एक ग्रीन कलर की सूमो जाते हुए दिखती है, जिस पे जिला पंचायत सदस्य लिखा था। पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं। उस गाड़ी में 2 लोग बैठे थे। पुलिस को देख के वो उतरते हैं और पुलिस उनसे पूछने लगती है कि आप कौन हैं? तो वो आदमी अपना नाम राम निरंजन कोल बताता है। पुलिस फिर उससे पूछती है कि क्या आप धीरेन्द्र को जानते हैं? इस बात पे वो कहता है कि हाँ, गांव का ही है तो क्यों नहीं जानेंगे। जिसके बाद पुलिस सारी बात बताती है और ये सुनने के बाद राम निरंजन का हाव भाव बदलने लगता है। पुलिस को उसके हाव भाव को देख के उस पे शक होता है। अब पुलिस उन दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। राम निरंजन के साथ बैठा इंसान उसका साला वक्षराज था।
अब जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस की नज़र वक्षराज के जूतों पर पड़ती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने साइज से बड़ा जूता पहन लिया था। पुलिस बोलती है कि तुम्हारे जूते तो बहुत अच्छे हैं, कितने में लिया? इस पर वक्षराज बताता है कि साहब ये 300 का है, जबकि वो जूता देखने में काफ़ी महंगा लग रहा था। इस पे पुलिस का शक और गहरा होता है, जिसके बाद पुलिस राम निरंजन और वक्षराज से पूछताछ स्टार्ट करती है। पुलिस के पूछने पर राम निरंजन मना करता रहता है कि वो धीरेन्द्र के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वक्षराज से सख्ती करने पर वो टूट जाता है और बोलता है कि उसे हमने मार दिया। पुलिस इस पे पूछती है कि तुम्हारे साथ उसे मारने में और कौन शामिल था, तो वक्षराज बताता है कि मैं और राजा कोलंदर। पुलिस वाले ये नाम सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, तो उसका साला बोलता है कि राम निरंजन कोल ही है राजा कोलंदर। अब पुलिस वाले दोनों को रिमांड पर लेते हैं तो वो सारी कहानी बताने लगते हैं। कोलंदर ने पुलिस के सामने ही एक्सेप्ट किया कि उसने ही धीरेन्द्र की हत्या की है। कोलंदर का एक पिग फार्म था जो गांव से थोड़ा बाहर था। ये दोनों धीरेन्द्र को वहीं बुलाते हैं और उनकी गोली मार के हत्या कर देते हैं। अब इन दोनों ने हत्या तो कबूल कर लिया था, लेकिन बिना वैलिड प्रूफ के उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अब सबूत के लिए पुलिस वालों ने पूछा कि धीरेन्द्र की बॉडी कहाँ है। इस पर राजा कोलंदर ने बताया कि उस दिन मारने के बाद हम लोग उसके बॉडी को लेके मध्य प्रदेश में रीवा की तरफ गए। अब जब ये दोनों रीवा जा रहे थे तो रास्ते में एमपी और यूपी के बॉर्डर पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देख के इससे पहले कि पुलिस गाड़ी के पास आती, राजा कोलंदर खुद गाड़ी से बाहर आया और पुलिस वालों के पास जाके इंग्लिश में बोला, हेलो जेंटलमैन, आई एम राजा कोलंदर। अब ये सुन के पुलिस वालों को लगा कि ये कहीं के राजा हैं। चूंकि एमपी में राजा महाराजाओं की काफ़ी रियासतें और राजघराने हैं, इसलिए उन्हें भी शक नहीं हुआ और पुलिस वालों ने दोनों को जाने दिया। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन लोगों ने एक खेत में धीरेन्द्र की बॉडी से कपड़े निकाले और उसका सर काट के अलग कर दिया और धड़ को वहीं छोड़ दिया। फिर सर को लेके अपने साथ जाने लगे। तभी आगे एक तालाब आया और सर को उसी तालाब में फेंक दिया। अब उसके बताने पे पुलिस वहां गई तो उसे धीरेन्द्र की बॉडी मिल गई। उस बॉडी को घर वालों को सौंप दिया गया और घर वाले उस बॉडी को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिए। फिर जब सर के बारे में उससे पूछा गया तो उसने उस तालाब के बारे में बताया जिसमें बाद में जाल डाला गया, तो वो सर भी मिल गया और उस सर का अंतिम संस्कार प्रयागराज में पुलिस और रिपोर्टर्स की मौजूदगी में हुआ। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि ये हत्या इन्होंने ही किया है, लेकिन पुलिस को अब भी सबूत के लिए यूज किए हथियार की जरूरत थी। अब पुलिस के पूछने पे उन्होंने बताया कि उन्होंने बंदूक को वहीं पिग फार्म में छिपाया है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को लेके वहां पहुंची और हत्या में यूज किए वेपन को ढूंढने लगी। तभी ढूंढते ढूंढते उनके हाथ एक डायरी लगी जिस पे लिखा था राजा की डायरी। कई जगह इस डायरी का नाम दी कोड डायरी भी बताया गया है। अब पुलिस ने जब वो डायरी खोली तो उसमें 14 लोगों के नाम थे और धीरेन्द्र का नाम 14th प्लेस पर था। अब पुलिस ने जब वक्षराज से पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनका नाम इसमें लिखा है, तो इसके जवाब में वक्षराज ने बताया कि इन सब को हमने कट कर दिया। ये सुन के पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और पुलिस चौंक कर दोबारा पूछती है कि क्या किया, तो वक्षराज बोलता है काट दिया। इसके बाद पुलिस के होश उड़ गए। उन्हें अब साफ हो चुका था कि सामने ये जो दो लोग हैं कोई आम हत्यारे नहीं बल्कि सीरियल किलर्स हैं। उस डायरी में पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव का था, जो कोलंदर के साथ ही सीओडी चिउकी प्रयागराज में काम करते थे। कोलंदर सीओडी चिउकी, जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी,
वहीं काम करता था। कुछ साल पहले ही काली प्रसाद के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब ये बात सामने आती है तो सब हैरान हो जाते हैं। असल में हुआ ये था कि काली प्रसाद ने कोलंदर से 50,000 रुपए उधार लिए थे और मांगने पे मना करते थे और कहते थे कि लाला की खोपड़ी है, मुझसे पैसे नहीं निकलवा पाओगे। अब इस बात को सुन के कोलंदर को गुस्सा आ गया और उसने काली प्रसाद को भी उसी फार्म पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद जो हुआ वो सुन के शायद आप भरोसा नहीं कर पाए। काली प्रसाद की हत्या करने के बाद कोलंदर ने उनका सिर काटा और उनका दिमाग बाहर निकाल के उसका सूप बनाया और पी गया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से उसका दिमाग भी लाला जैसा हो जाएगा। और बचे हुए सर के स्केलेटन को उसने उसी फार्म में गाड़ दिया था। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां 2 खोपड़ी मिली, जिसमें एक को लाल रंग से कलर किया गया था और एक सफेद ही था। लाल वाली खोपड़ी लाला की थी और दूसरी खोपड़ी उसके साथ ही काम कर रहे मोहम्मद मोइन की थी। मोहम्मद मोइन भी सीओडी चिउकी में काम करता था और साथ ही साथ उसे तंत्र विद्या और थोड़ी बहुत झाड़ फूंक भी आती थी। अब कोलंदर ने सोचा कि अगर वो मोइन को मार के उसका भी ब्रेन खा लेगा तो वो भी तंत्र विद्या सीख जाएगा। किंग कोलंदर इतना सरफिरा था, या यूं कहिए कि वो अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना चुका था जिसका राजा वो खुद था। इसलिए अपना नाम राम निरंजन कोल से राजा कोलंदर कर लिया था। यहाँ तक कि उसने अपनी बीबी का भी नाम गायत्री देवी से बदल के फुल्लन देवी कर दिया था, क्योंकि वो फुल्लन देवी को इंसाफ की देवी मानने लगा था। और तो और उसके 3 बच्चे थे जिनका नाम उसने अदालत, जमानत और आंदोलन रखा था। यानी कि वो खुद तो किंग था, इंसाफ की देवी उसकी पत्नी थी और अदालत, जमानत और आंदोलन पे उसका अधिकार था। यानी वो इन सब का अकेला मालिक था, यानी कि किंग था। अब वो मोइन को गंगा नदी के ऊपर बने पुल पर ले गया और वहीं उसके सर को काट दिया और उसके बॉडी को गंगा नदी में ही फेंक दिया। अब वो जेब से एक बड़ी पॉलीथीन निकालता है और उसके सर को उसमें रख के पिग फार्म में लेके जाता है और वहां जाके उसका भी सूप बनाता है और पी जाता है। बाद में उस खोपड़ी को भी लाला की खोपड़ी के साथ रख देता है। अब और छानबीन हुई तो उसके घर से और भी खोपड़ियां और कंकाल मिले। एक कहानी और सामने आई कि एक बार कोलंदर अपने फैमिली के साथ लखनऊ से प्रयागराज आ रहा था। लखनऊ वो किसी फैमिली फंक्शन में गया था। तब तक उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वापस आने के लिए उसने एक 4 व्हीलर बुक किया जो कि वाइट कलर की टाटा सूमो थी और अपने फैमिली के साथ वापस आने लगा। लेकिन रास्ते में उसका मन बदला और उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि राजा के पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए। अब उसने ड्राइवर को मारकर गाड़ी को चुराने का सोचा, जिसके बाद वो एक जंगल के पास गाड़ी रुकवाता है और टॉयलेट करने के बहाने ड्राइवर को लेके जंगल के अंदर की तरफ जाता है। वो और उसका साला वक्षराज मिलके ड्राइवर की हत्या कर देते हैं और बॉडी को वहीं फेंक देते हैं। अब गाड़ी को कोई पहचान ना ले, इस रीजन से गाड़ी को घर लाके ग्रीन कलर में रंगवा देते हैं और ये वही सूमो थी जिसे कोलंदर अब यूज करता था। लेकिन इस केस का भी कोई सबूत नहीं मिला, ना ही उस ड्राइवर की बॉडी मिली और ऐसा कहा जाता है कि ये बात धीरेन्द्र को पता चल गई थी, इसलिए कोलंदर ने धीरेन्द्र की हत्या कर दी थी। अब इसके बाद पुलिस ने सारी जांच करके चार्जशीट कोर्ट को सौंपा और 11 साल बाद कोलंदर और उसके साले वक्षराज को धीरेन्द्र के हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई। बाकी सारे केसेस का प्रूफ पुलिस नहीं जुटा पाई, ना यूज्ड वेपन मिला और ना ही उन स्कल्स का डीएनए टेस्ट हुआ। बाद में कोलंदर ने मना भी किया कि ये सब उसने नहीं किया है। साथ ही साथ जिन 14 लोगों का नाम उस डायरी में था उसमें से कुछ लोग जिंदा मिले, जिसके बाद से ये मामला कोलंदर के पक्ष में ज्यादा मजबूत हो गया।
किंग कोलंदर अब भी उम्र कैद की सजा काट रहा है और बाकी सारे केसेस भी अभी कोर्ट में चल रहे हैं। अब यहाँ एक दो सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि अगर उसके घर से इतने सारे कंकाल मिले और खोपड़ियां भी मिली तो आखिर वो किसकी थी और उनकी हत्या किसने की। साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि अगर उसके ऊपर 14 लोगों की हत्या के केसेस थे तो कुछ लोग जिंदा कैसे बच गए। तो इस पे पता चला कि जो जो नाम डायरी में था पुलिस ने उन सबको मरा हुआ मान लिया, बट बाद में वो लोग जिंदा पाए गए। नेटफ्लिक्स ने भी कोलंदर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कोलंदर के स्टेटमेंट और उसके घर वालों के स्टेटमेंट कई जगह अलग अलग हैं, जिससे पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ छिपा रहा है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों बस आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।